हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। विफाकी हुकूमत और सिंध के दरमियान कोरोना की चौथी लहर को कंट्रोल करने के हवाले से बाजार ये लग रहा है कि एक दफा फिर एक जंग सी छिड़ चुकी है। दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। विफाक सिंध के निज़ाम को जमीन बोझ तक करार दे रहा है, तो वहीं सिंध हुकूमत विफाक पर अवाम को वरगलाने का इल्जाम लगा रही है। कोविड पर लड़ाई से पहले विफाक और सिंध के दरमियान तू मैं का मरकजी नुक्ता जो था वो सिंध की हुक्मरानी का था और इसका आगाज खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अगस्त में होने वाले जो मुमकिना दौरे सिंध है उसका ऐलान और सिंध में सियासी उमूर के लिए अरबाब गुलाम रहीम को मामला खसूसी बनाने के साथ हुआ। अरबाब गुलाम रहीम ने हमारे शो में सिंध हुकूमत को नाकाम करार दिया था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उसकी वजह क्या है वो कोई ज्यादा ठोस वजूहात बयान नहीं कर सके और आपके सामने उनका जवाब भी था। तहरीक इंसाफ ही नहीं, कराची शहर की बड़ी जुमात पीटीआई की इत्तेहादी MQM पाकिस्तान ने भी आज सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को अवाम दुश्मन करार दिया है और खालिद मकबूल सदीकी ने कराची के ताजरों से कहा कि जी वो तारीख का ऐलान करें, शहर जो है वो हम खुलवा देंगे। इस वक्त क्या सिचुएशन है सिंध में और ये क्या हो रहा है? सिंध के वजीर इत्तलात और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, पहले तो इस वक्त कोविड की सिचुएशन क्या है, क्योंकि मैं आपका एक बयान सुन रहा था कि वैक्सीनेशन की कमी आ चुकी है, हॉस्पिटल तकरीबन फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। पहले आपसे ये सुनना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, जो टास्क फोर्स है सिंध हुकूमत की जो बनाई हुई है, जिसमें पैंडेमिक से रिलेटेड जो माहिरीन हैं उनको उसमें रखा गया है, जो गवर्नमेंट साइड के भी हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी हैं। उन्होंने ये जो रेशो बढ़ रहा था, जो जुलाई की फर्स्ट वीक में कोई 400-500 के करीब पेशेंट थे और जुलाई के आखिरी हफ्ते में जो है वो कोई 3000 से ज्यादा पेशेंट थे जो कोविड रिलेटेड जो हॉस्पिटलाइज थे। तो बाकी बहुत बड़ी तादाद तो घरों में या क्वारंटीन या अपने तौर पर है, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में थे। तो इस बात पे सीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें जितने पार्लिमानी पार्टीज हैं उनके लीडर जो हैं, MQM, PTI, GDA, TLP, जमायत इस्लामी, सबको बुलाया और उनको उनके सामने ये सारी सूरत हाल रखी जो बड़ी तशवीशनाक थी। इसी वजह से ये फैसला हुआ और असद उमर साहब से भी उनकी बात हुई और डॉक्टर फैसल साहब से भी बात हुई। तो फिर ये पार्शियल लॉकडाउन का अनाउंस किया चीफ मिनिस्टर साहब ने। अगर आपने इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जो वेरी फर्स्ट डे थी, तो फिर उसके बाद अचानक से एकदम शुरू हो गए वफाकी हुकूमत की तरफ से भी, फिर जाहिर है जो इनके एलाइज हैं यहाँ पे पॉलिटिकली तौर पर, वो भी कि जी इन्होंने कोई कर्फ्यू लगा दिया, पता नहीं क्या कर दिया, मुआशी कत्ल कर दिया कराची का, ये वो, और ये वो इल्जाम लगा रहे हैं हम पर जो कराची के फिजिकली कत्लेआम में शामिल लोग हैं, जो यहाँ पे हड़तालें जब कॉल दिया करते थे तो क्या करते थे, जब बत्ता खोरी बोरी बंद और इन्होंने फैक्ट्रियों में मजदूरों को जिंदा भी जलाया गया है जो इनके उसमें लिखा हुआ है। और लेकिन उसके बावजूद हमने इनको बुलाया, हमने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई मिलकर करते हैं। अगर कहीं पे कोई इंतजामिया की तरफ से कोई नाअहली है या किसी को वो बेजा तंग करते हैं, अच्छा, जब हम शाह साहब, कत्ते कलामी की माफी, बेहतर तरीके से ये फैसला इनको ऑन बोर्ड लेकर किया गया, लेकिन इस वक्त जो कराची की ताजिर बिरादरी है उनके भी अपने एतराज़ात हैं और सबसे ज्यादा ये कि देखें, आपने तो अवाम के मफाद में ही फैसला किया, अवाम की सेहत के लिए ये फैसला किया, विच इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर है, ताजर तो फिर भी अगर उसकी 2 दिन दुकान 6 दिन बंद रहती है वो फिर भी प्रॉफिट कम हो जाएगा, गुजारा तो उसको। जो दिहाड़ीदार तबका है उसके लिए कुछ पाइपलाइन में है, कुछ प्लान है सिंध गवर्नमेंट का, कुछ करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमें उन सबका एहसास है और हमें कारोबारी हजरात का भी एहसास है। जो कारोबारी लोग हैं उनकी भी बहुत मसाइल हैं, परेशानी हैं, जिनके लिए सिंध हुकूमत ने सिंध बैंक के तवस्सुत से एक लोन का भी आसान शराइत पर और बहुत कम
इंटरेस्ट पे और उसका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो सिंध हुकूमत बेयर करेगी। इस तरह के भी काफी हमारे प्रोग्राम हैं। फिर साथ में जो भी उनको छूट दी जाएगी मुख्तलिफ टैक्सेस में जो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है, या फेडरल को भी हमने पहले भी लिखा है, अब भी लिखेंगे। दिहाड़ीदार तबका जो है, जो वाकई परेशान होता है, ये है अपनी जगह पे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको भी सपोर्ट किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन कोई आइडियली सिचुएशन नहीं है, कोई आइडियल वो नहीं है जहां हमने कोई बहुत सोच करके और बड़ा हमने कोई पूरी तैयारी। ये तो अचानक जब ये हमारे सामने हालात लाए गए, जब परसेंटेज लाई गई कि कराची के डिस्ट्रिक्ट, ये फैसला किया, ठीक, तो ये फैसला किया लोगों को बचाने के लिए। ये बड़ा जो डेल्टा वेरिएंट है ये बड़ा तेजी से स्प्रेड हो रहा है, उस स्प्रेड को रोकने के लिए हमने ये ब्रेकर के तौर पर ये इकदाम किए ताकि इसको रोका जाए। और जो एकदम प्रेशर बढ़ रहा है हॉस्पिटल्स पर, जो हमारे ये डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कैसे इनको टैकल करें और सारा कुछ हो। फिर जो वैक्सीनेशन की बात थी, देखिए वैक्सीनेशन आपने देखा होगा कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, डिस इन्फॉर्मेशन और दीगर चीजें कि जी ये ना लगाई जाए तो लोग आते ही नहीं। ये तो हमने मशरूत किया सबको कि भाई जो एम्प्लॉइज हैं उनकी तनख्वाहें मशरूत कर दी, इंसेंटिव दिए कि जी अगर कोई इदारा, कोई कारोबारी इदारा जहां पे काम होता है, अगर वो सब लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो उनको इजाजत दे दी जाएगी। बड़ी मेहनत सिंध गवर्नमेंट ने की और हमें नजर भी आ रहा है कि कतारों की कतारें जो हैं वो वहां पे वैक्सीनेशन उसकी हो रही है। सर आखिर में जाते हुए ये बताइएगा शाह साहब कि अगर सियासत की गई इस मामले में, और आप जिस तरह सिचुएशन बता रहे हैं तो काफ़ी बड़ी संगीन सूरत हाल है कोविड की कराची में, और लेकिन दूसरी जानिब लोग कह रहे हैं हम ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाएंगे, ये कराची की अवाम का फैसला है। कब अगर उस तरफ ये चीज़ चली जाती है, सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? देखें, पहले तो मैं आपके तवज्जुह से सबको अपील करूंगा कि आए मिलकर काम करते हैं। अगर कहीं आप समझते हैं कि हमने कोई गलती कर रहे हैं तो आए उसको बताएं, उसकी इस्लाह करें। अगर हमारे इस पार्शियल लॉकडाउन से कहीं पे कोई बेजा किसी को तंग किया जा रहा है, या जिस तरह तनकीद की जाती है कि जी एक हिस्सा खुला हुआ है दूसरा बंद है, या पुलिस या दीगर अफसरान लोगों को हरासा कर रहे हैं, तो उसमें तो हमने तो सबको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद जब हमने ये एक फैसला किया है लोगों की भलाई के लिए, तो जाहिर है उस पर हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। मैं कहूँगा जितनी भी पोलिटिकली तौर पर यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं कि काइंडली ऐसा लोगों को ना उकसाएं। मैं एक और आपको बात कहूँ, अभी बड़ा इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि जी ये लॉकडाउन तो उन्होंने लगाया, लेकिन पहले इन्होंने एसओपीज पर अमल क्यों नहीं कराया। देखिए ये मुसलसल तौर पर हम काम कर रहे हैं, एसओपीज पर अमल कहीं पे नहीं होता, सील करते हैं, फाइन करते हैं। आपको याद होगा आज से 10-15 दिन पहले एक बयान फिर आ गया था इनकी तरफ से कि जी कराची का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, और वो इल्जाम लगा रहे थे जो फिजिकली कत्लेआम में इन्वॉल्व है कराची के लोगों के। मतलब ये जो मिक्स मैसेजेस हैं ये इस पर अमल नहीं होने देते। मैं अब आपके तवज्जुह से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कराची के रहने वालों की जिंदगियों का एहसास करें, खुदारा अपनी पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग के ना करें कि अब जी आप लीडर जी हम आकर देखते हैं कौन रोकता है। रोकेंगे जरूर हम, आप आके देखें, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि प्लीज कानून को हाथ में ना लें, लोगों को ना उकसाएं, उनको कहें कि एहतियात करें, महदूद रहें, महफूज रहें, वैक्सीनेशन कराएं। आपका तो काम था कि आप कराची का के लोगों का दुख दर्द रखते हैं, तो आप तो लोगों को कहें कि भाई आओ, वो खड़े हो जाते। वैसे वॉलंटियर नहीं खड़े होते, हमने तो बुलाया था ना कि ऑन बोर्ड लेने के लिए कि आए मिलकर काम करते। हम तो साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बाकी पॉइंट स्कोरिंग, पॉलिटिकली तौर पर इलेक्शंस में एक दूसरे को देख लेंगे, जलसों में बयान कर देंगे, आपके पास आके बड़े टॉक शोज में हम एक दूसरे को आगे पीछे कर लेंगे। लेकिन जब लोगों की इंसानी जानों की बात हो तो खुदारा उस पर पॉइंट स्कोरिंग ना करें। अगर हम कोई गलत कर रहे हैं तो वहां बैठे ना, हमने तो आपको टेबल पे बुलाया था, एमक्यू तो उसमें आई नहीं, पीटीआई के पार्लियामानी लीडर आए, ये टीएलपी के आए, जीडीए के आए, जमात इस्लामी के आए, ये नहीं आए। ठीक, नासिर हुसैन शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा होगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी कुछ देर पहले बड़ी एक अहम खबर आई है। वज़ीर-ए-आज़म के जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है और यूएस पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कहा जाए कि अब तक पिछले 2-3 महीनों में जितने भी इंटरव्यूज़ या मीडिया इंटरेक्शन पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके हुए सबसे अहम इंटरव्यू मैं इसको इसलिए करार दे रहा हूँ कि मोईद यूसुफ साहब ने ये कहा है कि जी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन साहब, वो पाकिस्तान को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एलाई मानते हैं वॉर अगेंस्ट टेरर और स्पेशली जो अफगानिस्तान में आजकल जो हो रहा है। लेकिन वी स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड द सिग्नल, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका की तरफ से एक तरफ तो ये कहा जा रहा है लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब से अभी तक जो बाइडन ने राब्ता ही नहीं किया यूएस प्रेसिडेंट ने। और उसकी क्या वजह है? बड़ी एक इससे लग रहा ये है कि मोईद यूसुफ साहब जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वी हैव बीन टोल्ड एवरी टाइम, मतलब हर दफ़ा हमें ये बताया जाता है कि जी कॉल विल हैपन, इट्स टेक्निकली रीजंस और वट एवर, बट फ्रेंकली पीपल डोंट बिलीव इट। मतलब यहाँ पे हमें ये बताया गया कि जी खान साहब को कोई परवाह नहीं है, उनकी कॉल आए या ना आए। लेकिन अब मोईद यूसुफ साहब फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू में बाकायदा इस बात का गिला है, बड़ा सख्त गिला है इस पर कि जी जो बाइडन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कॉल नहीं की। उसके अलावा सीपैक अथॉरिटी पर भी आज बात करेंगे। उनके चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जिसके बाद हुकूमत ने खालिद मंसूर को सीपैक उमूर का मुआविन ख़ुसूसी तैनात कर दिया है। आसिम जो हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले ट्वीट भी किया है कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सीपैक जैसे अहम इदारे को चलाने का उन्हें मौका दिया। वज़ीर-ए-आज़म के एतमाद और ताउन के बगैर ऐसा मुमकिन ना था, ये उनका कहना था। और दूसरी जानिब वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने एक ट्वीट की कि जी आसिम सलीम बाजवा जो है वो उनके शुक्रगुजार हैं। उसके अलावा खालिद मंसूर को सीपैक अफेयर का उन्होंने मुआविन ख़ुसूसी बनने पर खुशामदेद भी कहा। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है क्योंकि गुज़श्ता साल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने अगस्त 2020 में अपने और अपने खुद पर और अपने ख़ानदान पर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात में उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया था, जो इमरान खान साहब ने कबूल नहीं किया था। जबकि कुछ अरसा बाद जो है 12 अक्टूबर 2020 को उन्होंने मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशियात का ओहदा छोड़ दिया था, जबकि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का ओहदा उन्होंने अपने पास रखा था। इसी दौरान सीपैक पर मामलात जो थे सुस्त रवि के शिकार होने की शिकायत सामने आई। चीन की जानिब से कुछ नाराज़गी का इजहार भी किया गया, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने असद उमर साहब की सरबराही में एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई, जिसका इजलास गुज़श्ता रोज़ भी हुआ, जिसमें सीपैक में ताख़ीर के शिकार 5 मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई। स्टीयरिंग कमेटी ने सीपैक के तहत लगाए जाने वाले तकरीबन 3600 मेगावाट के 5 पावर प्रोजेक्ट्स के तजारती ऑपरेशन की तारीखों में तोसी के लिए 1 माह के अंदर अंदर यकसां पॉलिसी फ्रेमवर्क को जो है वो हतमी शिकल देने की हिदायत जारी की है। एक और मामला सोशल मीडिया पर हुकूमत की तरफ से महंगाई में कमी और बेहतर मईशत का पैमाना जुलाई में गाड़ियों की रिकॉर्ड फ़रोख्त पर नापने की कोशिश पर जो सियासी मुखालिफिन ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी अवाम ने उसे तनकीद का निशाना बनाया। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और तर्जुमान शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गिल साहब, पहले तो मोईद यूसुफ साहब ने बड़ा जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया फाइनेंशियल टाइम्स को, और ये अभी अभी आया, पता नहीं मेरे ख्याल में अभी शायद आपकी नज़र से भी नहीं गुजरा होगा, अभी मैंने भी इसको प्रिंट करवाया है। हम क्या वुड वी बेग द यूएस अथॉरिटीज़ के जी आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक हमने कॉल क्यों नहीं की? देखिए, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में या उस लेवल पर तो ये बात की जा सकती है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि पब्लिकली इंटरव्यू के अंदर ये कहें कि जी हम आपके कैसे लाई हैं, आपने तो अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल ही नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए आदिल, 2 बातें हैं हमें बहुत ही क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मैं ये कहूँगा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस सेगमेंट में इसको ज़्यादा वक्त दीजिएगा ताकि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। पहली बात तो ये बात हम दोनों को ज़हन नशीन रखनी पड़ेगी और आपके साथ इस पे बात करना और भी आसान इसलिए है कि आपने उस सोसाइटी में काम किया हुआ है। हर सोसाइटी में कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं।
फॉर एग्जांपल पहली दफ़ा जब मैं अमेरिका गया तो मेरे लिए हैरानी की बात थी कि अगर कोई मेहमान आपको तोहफ़ा देता है अमेरिका में, तो हमारे यहाँ तोहफ़ा दिया जाता है तो हम उसे साइड पे रख देते हैं, खोलते नहीं हैं, मायूब समझते हैं गेस्ट के सामने खोलना कि कहीं वो ये ना सोचे कि हमें उसका तोहफ़ा पसंद नहीं आया। अमेरिका में उलट काम है, अगर आप उसका तोहफ़ा वहीं पर उसी टाइम नहीं खोलें तो इसको बुरा समझा जाता है। तोहफ़ा खोल के उसकी तारीफ़ करना, उसको शेयर करना, अगर वो आपको कोई ऐसी चीज़ दी है जैसे कोई ग्लासेस हैं वो लगा के देखना, कोई घड़ी है वो पहन के दिखाना, इसको अच्छा समझा जाता है। इसी तरीके से हमारे यहाँ कोई चीज़ लेके आता है तो अमूमन पाकिस्तानी फैमिलीज़ में जो आपका मेहमान होता है उसको वो चीज़ उस टाइम खाने के साथ पेश नहीं की जाती, वो जो आपके घर लेके आता है, बल्कि आपके घर में जो पका होता है वो दी जाती है, क्योंकि आप ये सिग्नल देना चाहते हैं कि आपने उसके लिए एम्पल खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है। अमेरिका में असूल ये है कि आप किसी के घर खाने पे कोई चीज़ लेके जाएंगे तो वो उस चीज़ को ज़रूर खाने की टेबल पे रखेगा ताकि आप भी खा सकें। अब ये देखिए कल्चर की, वैसे तो हमारी बेशबहा कल्चर के डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये मैंने आपको दो ऐसी मिसालें दी जिन पे शायद हमें वैसे हमारी नज़र नहीं पड़ेगी। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन भी फ़र्क है। अमेरिका की आवाम को, पाकिस्तान जहाँ पर हम फेल हुए एज अ कंट्री माजी के 30-40 साल, कि हमारी फ़ौज ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, हमारी आवाम ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, हमारी बिजनेस कम्युनिटी ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। हम तबाह हो गए ऑलमोस्ट बिजनेस वाइज। हमारे मुल्क में कोई बिजनेसमैन मीटिंग के लिए नहीं आता था, दुबई जाना पड़ता था। आपने 70,000 लोगों की जानें कुर्बान कर दी। आपके यहाँ शहरियों से लेके बच्चे, औरतें, स्कूल, आपको वो एतजाज बच्चा हीरो हमारा याद होगा जिसने स्कूल के सामने बम धमाका। इस सबके बावजूद अमेरिका के अंदर हमें क्या कहा गया? डू मोर, और कहा गया कि आप दोगला प्ले करते हैं, कहा गया कि आप लोग झूठे हैं, कहा गया कि आप लोग मक्कार हैं। तो इस बात को पहले समझिए कि अमेरिका के अंदर कम्युनिकेशन का तरीका और है। मैंने वहां 12 साल उस सोसाइटी के अंदर रह के पढ़ाया है, मैं आपको बता सकता हूं वहां ऐसे ही बात की जाती है। जैसे पाकिस्तान में अगर आपके घर को खाने पे लाता है और आप उसी चीज को टेबल पे रख देंगे कि तो आपको शायद यहां पर शोधा कहा जाएगा, लेकिन अमेरिका में इस चीज को सेलिब्रेट और अच्छा समझा जाएगा। इसी तरीके से अमेरिका में आपको बताना पड़ेगा, बड़े क्लियर लफ्जों में बताना पड़ेगा उनकी आवाम को एंगेज करने के लिए। जहां वो ये चूरन बेचते हैं कई दफा कि आप जो हैं आप डबल गेम खेलते हैं, उन्हें ये बताना पड़ेगा कि भाई एक तरफ आप हमें अलाई कहते हैं, एक तरफ आप टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं हम आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। हमें बताना पड़ेगा हमें क्या तकलीफ है। आपने पंजाबी की एक मिसाल सुनी होगी, बच्चा ना रोए तो मां दूध नहीं देती। तो हम किसी से कोई, अब जब से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हम किसी से एड नहीं चाहते, हम किसी से भीख नहीं चाहते, हम किसी की बी टीम बन के काम नहीं करना चाहते। हम बिल्कुल हर मुल्क के साथ बराबरी की सतह पे पाकिस्तान की खुददारी और वकार के साथ प्राइम मिनिस्टर ताल्लुकात चाहते हैं। तो हम उन्हें ये बता रहे हैं कि हमारे और आपके असल प्रॉब्लम्स क्या है। अब आपने देखा होगा जो प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरव्यूज हैं, डॉक्टर साहब मेरी बात अब सुनिए, बड़ा आपने तफसीली जवाब दिया। मेरा इसमें पॉइंट सिर्फ ये है, देखिए आपने 12 साल गुजारे हैं, मैंने भी 16 साल वहां पे गुजारे हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है और सवाल भी यही था, क्या ये कहना कि आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कॉल क्यों नहीं की, क्योंकि इससे पहले आपके वुज़रा कहते थे हमें क्या परवाह है, हम जब पूछते थे कि आपको अभी तक कॉल नहीं आया, उन्होंने कहा हमें क्या परवाह है। वहां बैठ के ये कहना कि आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कॉल क्यों नहीं की, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या ये चीज उनको कहनी चाहिए थी हमारे प्राइम मिनिस्टर को परवाह है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। आप फिर, क्योंकि ये बहुत बारीक बात है, लेट्स नॉट कंफ्यूज इट फॉर पीपल। मैंने पूरी बात आपको एक्सप्लेन पहले की। एक बात होती है आपको परवाह है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने, सर्टन बंदे की शादी है शहर में, उसने आपको नहीं बुलाया, आपको हो सकता है परवाह भी ना हो, आपने हो सकता है शुक्र किया हो उस टाइम पे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ घर पे को अच्छा काम करेंगे। लेकिन अगर वो बंदा आपसे गिला करेगा कि आदिल साहब आप ये कैसे इंसान है यार, आपने तो मुझे पिछले 2 महीने से फ़ोन ही नहीं किया, तो शायद फिर आपको उसे बताना पड़े कि हजूर हमारे इतने अच्छे तल्लुकात नहीं, आपने तो बल्कि अपनी शादी पे भी मुझे नहीं बुलाया था। आपने मुझे तो शादी हम पे किसी नहीं से हम किसी से भी बात करने की भीख नहीं मांग रहे एज अ स्टेट। हम बता रहे हैं, बताने में और रिक्वेस्ट करने में जो आप बात कह रहे हैं इंटरव्यू में, वो ये बताई जा रही है कि हजूर एक तरफ तो आप हमें फ्रंट लाइन लाए कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप हमारे साथ किसी और चीज के ऊपर एंगेज नहीं है। तो बताना आपका हक है। अगर पाकिस्तान इतना ज्यादा लेटा होता तो अभी तक फोन पे बात हो चुकी होती, आपको ये नजर आ रहा होता। हम बिल्कुल ना किसी मुल्क के खिलाफ हैं,
हम अपनी सॉवरेनिटी के साथ हम अमेरिका की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी सॉवरेनिटी है, जो हमारे इंटरेस्ट हैं खित्ते में, उनको भी रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो अमन के साथ हैं। हम अमेरिका के साथ अमन के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर एक मुल्क कहता है कि हम आपके अलाए हैं और वैक्सीन वहां से हमें ना मिले, मैं सिर्फ एक इस मामले में इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक सानवी एग्जांपल देता हूं। एक मुल्क हमारा बहुत अच्छा दोस्त हो, उसके पास वैक्सीन हो और वो हमें वैक्सीन ना दे रहा हो फॉर एग्जांपल, तो क्या हम ये नहीं किसी इंटरव्यू में या किसी जगह पे उन्हें रियलाइज कराएंगे कि यार एक तरफ आप हमें कहते हैं कि आप हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं और दूसरी तरफ आप हमें वैक्सीन नहीं दे रहे? तो ये गिला ये नहीं कहा जाएगा कि आप वैक्सीन की भीख मांग रहे हैं, बल्कि ये रियलाइजेशन है। ठीक, आल्दो के अमेरिका से वैक्सीन आई है, बताइएगा आपको ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैंने बात की है। ठीक है, आप पॉइंट टेकन। मुझे ये बताइएगा, सीपैक पर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, नए मोहम्मद खसूसी साहब आ गए हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब ने खुद रिजाइन दिया या उनका टाइम पूरा हो चुका था? प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर पूरा हो गया था क्यों एक्सटेंड नहीं किया? वजह उसकी मतलब क्या बनी? क्योंकि देखिए ये एक स्टेयरिंग कमेटी भी पीएम साहब ने बनाई थी, कल उसका इजलास हुआ, 5-6 प्रोजेक्ट्स थोड़े से ताखीर का भी शिकार थे। उसकी ये तो कोई वजह नहीं है। बाजवा साहब तो खुद कह रहे हैं कि जी मैं बस टाइम मेरा पूरा हो गया है, खुदा हाफिज। लेकिन व्हाट्स द न्यूज़? क्या उनको पीएम साहब ने रोका नहीं कि आप बड़ा अच्छा काम किया, मजीद भी करें आप? नहीं, इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इतनी कोई पर्सनलाइज हो के इसको देखने की ज़रूरत है। आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो उनके हिस्से का काम था वो किया, और हर स्टेज पे डिफरेंट लोग आकर काम करते हैं। हर स्टेज के ऊपर डिफरेंट लोगों की ज़रूरत होती है, हर स्टेज पे डिफरेंट एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। इस स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब को लगा कि उन्हें एक और एक्सपर्ट की ज़रूरत है इसी प्रोजेक्ट के लिए, और उन्होंने उनको अपॉइंट किया। तो इसलिए इसमें मेरा नहीं ख्याल इसको इस तरीके से देखना चाहिए। बाकी रही बात आसिम सलीम बाजवा साहब की स्टेटमेंट की, तो वो तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा ये बताएगा कि ये बताया गया कि जी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। आपने खुद सोशल मीडिया पे भी चीज़ें देख रही होंगी, फिर गाड़ियों की मिसालें दी गई कि गाड़ियों की सेल बड़ी ज़्यादा हो गई है। अब मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूंगा कि जी इन्फ्लेशन अगर देखें इस वक्त पाकिस्तान में 8.4 है, लेकिन बांग्लादेश में 5% से ऊपर है, इंडिया में 6 से ऊपर है, श्रीलंका में 4 पॉइंट समथिंग है, हमसे कम है। हम किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान सस्ता मुल्क है रीजनल कंट्रीज के मुकाबले? दो बातें देखिए। एक तो अगर ये क्लेम हमने खुद किया हो तो आपकी बिल्कुल बजा बात है। ये क्लेम एक रिनाउंड वेबसाइट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन व्यू, जो रिसर्च करते हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, और उन्होंने ये क्लेम किया, और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में नहीं किया, पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों को उन्होंने कंपेयर किया। उन्होंने अगर नॉर्वे को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क साबित किया तो उसके बारे में उन्होंने अदादो शुमार दिए। अगर पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन रहने के एतबार से, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में हर शख्स को तमाम चीज़ें मैसर हैं, हम ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत सारे हम इसीलिए 40% फैमिलीज़ तक खुद पहुँचने जा रहे हैं, हम एहसास के थ्रू लोगों तक पहुँचते हैं। लेकिन बताने की इसमें सिर्फ कोशिश ये कि ये जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने या एक इंटरनेशनल जो एक बॉडी है, उन्होंने जो एक अदाद शुमार इशू किए, उससे ये नज़र आता है कि कोविड में पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ जो है वो महंगाई की जद में है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद नून लीग के अंदर जो बयानिया था निकल के अब बाहर आ चुका है, एक दूसरे के सामने खड़ा है। मियां नवाज शरीफ क्या फैसला करेंगे? एक ब्रेक के बाद बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे हमारे साथ। वो इसीलिए तो कह रहे हैं अगर मेरी पॉलिसी पर आप अमल करते तो मियां साहब प्राइम मिनिस्टर होते। अभी जो बात आपने कही है, अगर ये दुरुस्त है, मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है, तो फिर मियां नवाज शरीफ का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। कोई डील करके, आइन को तोड़ना कबूल करके, आइन की नफी को कबूल करके, अपने असूलों पर सौदा करके अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आप क्या हासिल कर लेंगे? ये आप पार्टी के अंदर फिर शहबाज शरीफ साहब से पूछे ना कि वो कौन सी पॉलिसी थी। नहीं, बिल्कुल, अब उन्होंने जिक्र किया है तो यही हम अपनी जगह बैठकर, ये हमारी दोस्ती भी है, मेरे लीडर भी हैं, बिल्कुल ये हमारा राइट है कि हम पूछें कि भाई कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिससे ये मामले आइन के अंदर रहकर अपने जमीर के मुताबिक ये चीजें तय हो सकती हैं। ठीक।
अब नाज़रीन, ये बहस तो ख़त्म हो चुकी है कि मफामती और मज़ाहमती बयानिया जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब तो ना सिर्फ खुलकर सामने आ गया है बल्कि एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ा है। अब मामला ये है कि यहाँ पर सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ इंटरवीन करके और या तो शहबाज शरीफ साहब को कहें कि जी आप अपनी मफामत जो है वो जेब में डाल लें, और या अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा को ये कहें कि जी आप अपने चचा को करने दें वो जो कर रहे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि नून लीग के अंदर इस वक्त जो सियासत चल रही है वो सिर्फ इसी पर जो तवज्जो है वो इसी पर मरकूज़ है कि अगले 1.5-2 सालों में इंतखाबात अगर होने हैं, पीटीआई ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। हमने अगर इलेक्शन में इसी बयानिए के साथ जाना है तो उसका तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हमें नुकसान होगा, लेकिन एटलीस्ट हमें क्लैरिटी दे दें कि हम हलकों में अगर अभी से हम जाएं तो हम किस बयानिए के साथ जाएं। तो अब हमारी खबर भी है कि शायद अगले 3 से 4 दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। लंदन से पहुंचते पहुंचते इस्लामाबाद कितनी देर में वो क्लैरिटी पहुंचती है और कितना टाइम लगता है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मारूफ साफ़ी और कॉलमिस्ट आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मैं आपका बड़ा इंटरेस्टिंग कॉलम भी पढ़ रहा था BBC उर्दू में। इज़ इट अबाउट टाइम कि जी अब मियाँ साहब, अब वो तो खैर हम शुरू से कह रहे हैं कि मियाँ साहब को डिसाइड करना पड़ेगा, क्या आप समझते हैं कि अब वो टाइम आ चुका है कि मियाँ साहब को भी अंदाज़ा है कि अगर अभी डिसाइड ना किया मैंने ये बयानिया इधर जाना है कि इधर जाना है तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो सकता है पार्टी को, जो कि शुरू हो चुका है। बिल्कुल आदिल, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर ऑलरेडी पार्टी के अंदर बहुत बहस हो रही है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक अदम इत्मीनान भी है। जो इलेक्टेबल्स हैं, जो अरकान असम्बली हैं, जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, जो हल्के की सियासत करते हैं, वो मुस्तकिल पिछले कुछ महीनों से ये बात कर रहे हैं कि एक नैरेटिव जो है, जो मज़ाहमत का नैरेटिव है, वो शायद हमें आगे जाके इलेक्शन से पहले जो है वो सूट नहीं करेगा। और उसका आपने आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शंस में एक शाखसाना देखा भी। अभी तक कोई धांधली के सबूत हमें सियालकोट के इलेक्शंस में नज़र नहीं आया, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुद जो तंजीमी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी वो कमज़ोर रही। वहाँ शहबाज साहब नहीं गए, हमजा शहबाज नहीं गए, अगर वो जा नहीं सकते थे वो बैठ के ड्राइंग रूम में बैठ के लोगों से बातें कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। तो उसका एक नतीजा आपने देखा कि इलेक्शंस में उनको नाकामी जो है वो देखने को मिली। सो अब ये एक बड़ी तादाद, मतलब मोर देन 90% जो इलेक्टेबल्स हैं या जो अरकान असम्बली हैं वो ये कहते हैं कि महज बयानिए के साथ अब आप आगे नहीं चल सकते, बल्कि आपको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और आपको पावर कॉरिडोर्स के अंदर कहीं ना कहीं एक्टिव होना पड़ेगा, तब कहीं जाके रियलाइजेशन है। अच्छा, इसमें 2 सिनारियोज हो सकते हैं। अगर नवाज शरीफ साहब ये डिसाइड करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी मफामती बयानियां आगे लेके चलेंगे, मतलब आखिरी फैसला तो उनको करना है, तो ये वाला कैंप कैसे फील करेगा, कितना कंफर्टेबल होगा इनके साथ चलना। और अदरवाइज अगर वो डिसाइड करते हैं कि मज़ामती बयानिया चलना है तो शहबाज शरीफ का मरियम के साथ चलना इस बयानिए के साथ क्या जाहिर है कि, और ये असल में बयान जो मज़ाहमत है, ये दोनों मज़ाहमत और मफाहमत के बीच में कहीं पे जो असल लड़ाई है वो ज़ाहिर सियासी जानशीनी की भी है, और उसको भी सामने ज़रूर रखना चाहिए। बिकॉज जो नैरेटिव मियाँ नवाज शरीफ का है वो पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज़ लेके आगे चल रही हैं, जो कि एक पॉपुलर नैरेटिव उनकी पार्टी का वोटर के साथ वाबस्ता है। दूसरा जो नैरेटिव है मफाहमत का वो मियाँ शहबाज शरीफ लेके आ रहे हैं, और वो पार्लिमान के अंदर है, और पार्लिमानी जमात जो है वो उनके साथ बज़ाहिर खड़ी नज़र आती है। तो ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, मुश्किल चीज़ है। लेकिन हो सकता है कि कुछ अर्सा पहले जैसे हमने इत्तलात सुनी थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने गो अहेड दे दिया था मियाँ शहबाज शरीफ को कि आप पार्टी को चलाएं, जिस तरह से भी करें। हो सकता है कि वो कहें शहबाज शरीफ को कि ठीक है, आपके नैरेटिव के ऊपर जाके हम बात करने को तैयार है। लेकिन ये भी पार्टी की एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है कि कुछ अरसे के लिए आप मरियम नवाज को साइड पे कर दें, जिस तरह पहले भी वो खामोश हो जाती हैं, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब पार्टी को भी चलाएं और एक बीच का रास्ता जो है वो तलाश करने की कोशिश करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ज़ाहिर है वो अपने भाई के कन्फ्रंट्रेशन पे आ जाएं या 2 ग्रुप्स बन जाएं। ये करना मुश्किल है। इस वक्त जो लड़ाई या मज़ाहमत या आमना सामना है वो नैरेटिव के साथ साथ वो शहबाज शरीफ वर्सेस मरियम नवाज है। इसको बहुत क्लैरिटी के साथ जो है वो देखना पड़ेगा, और खुद जमात के अंदर इस बात पे कन्फ्यूजन मौजूद है कि आपको किसकी डायरेक्शंस किसके साथ किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि बज़ाहिर मियाँ साहब ज़ाहिर लंदन में बैठे हुए हैं और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज
नवाज यहाँ पे मौजूद हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि मरीम नवाज के कैंप के हैं, और आपने देखा शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू के बाद शाहिद खाकान साहब अब्बासी साहब जवाब देते हुए नजर आए हैं। फिर मियाँ साहब का एक ट्वीट का जो सिलसिला था वो देखने को मिला है। तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर एक क्लैरिटी उनके नैरेटिव के अंदर आ जाए, मगर क्या मियाँ नवाज शरीफ क्लैरिटी के साथ ये बात करेंगे कि आप मफाहमत की सियासत के ऊपर चलें? वो नहीं कर सकते, बिल्कुल वो नहीं हो सकता। एक जो लाइन रही है। अच्छा, एक दूसरी सिचुएशन ये भी है जिसपे कुछ एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये मज़ामत और मफाहमत जो है वो सिर्फ अवाम के लिए है, घर में ये मामला जो है ये स्ट्रैटेजी इन्होंने रखी हुई है कि दोनों ट्रैक्स पर हमने चलना है। मेरी जितनी इनसाइट है, और आपके सामने भी ये सवाल रखूंगा, मैं नहीं समझता कि इस वक्त बात जहां तक पहुंच चुकी है तो ये जानबूझ के ये किया जा रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल नुकसान इतना अंदर तक पहुंचना शुरू हो गया है कि वो फील करना वो उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या आप भी समझती हैं कि ये मज़ामत और मफाहमत सिर्फ दिखलावे के लिए है या हकीकी तौर पर ये चीज़ मौजूद है? बिल्कुल आदिल, ये सब चीज़ें तब तक आगे ना जाती, ये ना पहुँचती, ये इतनी मुखालफत मुखासमत में ना बदलती, ये इख्तलाफ इंतशार में ना बदलता अगर मियाँ नवाज शरीफ बहुत टाइमली जो है वो पार्टी को डिसिप्लिन कर लेते, जो कि उन्होंने नहीं किया। और ना ही उन्होंने पार्टी के अंदर लोगों को ये कहा कि आप किस तरह से इस चीज़ को आगे लेके चलें। मरियम के कैंप को या शहबाज साहब के कैंप को, जो 2 कैंप्स हैं उनके बीच में उन्होंने कोई मीडिएशन करने की कोशिश नहीं की है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई पार्टी की सीईसी की मीटिंग नहीं हुई, कोई सेंट्रल कमेटी नहीं बैठी जो कि बैठनी चाहिए थी। तो मियाँ नवाज शरीफ की खामोशी ने इन 2 कैंप्स के अंदर दूरियां बहुत ज़्यादा पैदा कर दी हैं। अब होना यही चाहिए कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड है और वो जिस तरह से भी अपनी पार्टी को रन करता है वो बिठाए सबको और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, एक ओपन डिबेट करें, इसको लोगों के सामने पेश करें कि हमारी जमात के अंदर ये 2 नैरेटिव है और एक दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। बिल्कुल, इस वक्त भी उनकी आज भी कोई शायद मीटिंग थी, उसके अंदर भी होनी थी, मगर ये एक दरमियानी रास्ता। अब हमें 2 एक्सट्रीम्स नजर आती हैं, एक इतनी एक्सट्रीम है कि मुज़ाहमत के से नीचे आने को तैयार नहीं, और एक इतनी एक्सट्रीम है कि मुफाहमत से नीचे आने को तैयार नहीं है। तो इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में कोई एक न्यूट्रल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं PMLN के अंदर जो कि प्रिवेल कर सकते हैं, इस पूरी सिचुएशन के अंदर आगे लेके चल सकते हैं। उनको मियाँ साहब को मेरा ख्याल है टास्क जरूर देना चाहिए, वो इंटरवीन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि मियाँ नवाज शरीफ को इंटरवीन करके अपनी पार्टी को ठीक करना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इलेक्शन बहुत करीब है। आसमा शिराजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा। शुबह तवानाई में नाज़रीन, जहां तकनीकी मामलात में मसाइल हैं वहीं इंतजामी मामलात में भी अब सब अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। बड़ी खबर हमारे पास ये है कि इस वजारत के वज़रा आपस में ही उनकी जो तकरार है, जो इख्तिलाफात हैं, वो परवान चढ़ना शुरू हो चुके हैं, जिसकी बड़ी मिसाल मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर का एक बड़ा अहम ख़त है, जो बज़ाहिर तो उन्होंने वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर के नाम लिखा है, लेकिन इस ख़त में मौजूद गुजारिशात, तजावीज़ और एतराज़ात हमाद अज़हर की अपनी वजारत और कारकर्दगी से मुतालिक बड़े सवालात खड़े कर रहे हैं। इस कहानी में एक अहम बात, इस खत की हमाद अज़हर के अलावा वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा तक रसाई भी करवाना है। मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़रा को लिखे गए खत में तवानाई के शुबे के मसाइल, नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के अलावा गैस और बिजली के मामले पर बड़ी खुलकर बात की है। और अब यह खत ताबिश गौहर ने वफाकी वज़ीर तवानाई, वैसे तो हमाद अज़हर को ही लिखा है, लेकिन इमरान खान और उनके सेक्रेटरी आज़म खान के अलावा इसकी कॉपी उन्होंने मुशीर ख़जाना शौकत तरीन, सेक्रेटरी तवानाई और पेट्रोलियम को भी भेज दिया है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ताबिश गौहर और हमाद अज़हर की वजारतों में जारी मामलात और मसाइल के साथ दोनों काबीना के अराकीन में बढ़ते हुए अदम एतमाद को ये शो कर रहा है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इस खत में ताबिश गौहर ने पहली बार खुलकर रूस के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदे के कई जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उस पर खुल की मुखालफत की है। खत में यह लिखा गया है कि रूस के ताउन से बनाई जाने वाली पाइपलाइन पाकिस्तान खुद तामीर करे, ना कि इस मामले पर रूस को मुकम्मल वीटो पावर का इख्तियार दे दिया जाए। ताबिश गौहर के मुताबिक रूस के साथ गैस पाइपलाइन मुआहदे से गैस सारिफीन से दूसरी मरतबा रकम की वसूली दुरुस्त इक़दाम नहीं। यानी ताबिश गौहर ये कह रहे हैं कि ये रकम JIDC की मद में इसी मकसद के लिए 300 अरब रुपए से जायद जो हैं वो पहले ही आवाम से ली जा चुकी है, वो खजाने में मौजूद है, जिसको इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि कर्जा लेकर इसको बनाया जाए और सारिफीन पर इजाफी बोझ डाला जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट रेज किया है। ताबिश गौहर ये लिखते हैं कि रूस 56 कतर की पाइपलाइन
बनाने पर जो है वो मुसिर है, जिसका पाकिस्तानी कंपनियों को बिछाने का कोई तजर्बा नहीं है। अगर पाकिस्तान 42 इंच की पाइपलाइन बिछाता है तो ना सिर्फ रकम की बचत होगी बल्कि सारा मंसूबा 2024 की बजाय 2023 तक मुकम्मल हो सकता है। और भी इस खत में बड़ी अहम तफसीलात हैं जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदा खुसूसी रियाजुल साथ मौजूद हैं। रियाज, बड़ा अहम ये ख़त जो हमें हासिल हुआ 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। पहले तो बिल्कुल ये अदम एतमाद के ख़त अब लिखे जा रहे हैं एक दूसरे वज़ीरों के ख़िलाफ़, इसमें है क्या? आदिल, इस ख़त में तकरीबन 13-14 ऐसे अहम नुकात हैं एनर्जी और पेट्रोलियम सेक्टर के, जिसके बारे में तफसील से इन्होंने आज ये लिखा है। और ये चंद तकरीबन 1 महीने पहले जो एक CCOE जो कमेटी थी, कैबिनेट कमेटी जो बराए तवानाई है, उसके अंदर असद उमर वगैरह और जैदी साहब के साथ इनकी कुछ खटपट हुई, ये उठ के आ गए और कुछ काफ़ी जो है नाराज़गी हुई ताबिश गौर। और इन्होंने उसके बाद बाकायदा तौर पे फिर उसी कमेटी में शौकत तरीन साहब मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पे पता लगाया जाए ये जो क्राइसिस हुआ है सारा, इसका पता लगाया जाए। आज़म सवाती साहब को बनाया गया उस कमेटी का और ये सारे सवाल हुए। उसके बाद लेकिन मज़ीद बात बढ़ी और टसल बढ़ती गई। लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई कि इन्होंने बाकायदा तौर पे ख़त लिखा है जो 4 सफ़ात पर है, जिसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है, जिसका आपने कुछ इंट्रो भी दे दिया, कि जो रूस के साथ एक कंसोर्शियम के तहत जो पाइपलाइन बनाने जा रहे हैं हम, जो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत क्रिटिकल है और 10 से 15 साल तक के लिए हमारी एनर्जी उसमें कवर हो जाएगी। लेकिन उस पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। हमाद अज़हर साहब इसके हक़ में हैं, लेकिन इनका ये कहना है ताबिश गौहर साहब का कि ये जो हमने एक वीटो पावर उनको दे दी है कि रूस को हमने इतनी वीटो पावर दे दी है कि वो 56 इंच के, और उनका ये कहना है कि जो हमारे लोकल एनालिसिस है उसके मुताबिक 42 इंच की भी अगर हम बना लें तो हमारा एक तो तजर्बा नहीं है 56 इंच का, 42 इंच थे हमारा जो 10 से 15 साल का एनर्जी का जो एक तलब है वो हमारी पूरी हो जाएगी। लिहाजा ये इतना बड़ा जंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए जो हमारे पास 321 अरब रुपए GIDC की मौजूद है, उन्हीं को इस्तेमाल में अच्छा, मैं उसी जाने बार था। उसमें ताबिश गौर साहब ने और जो बड़ी मेरे लिए बड़ी वो रिवीलिंग बात थी वो ये कि ऑलरेडी आप अवाम से बिलों में इसी मद में अरबों रुपए इकट्ठे कर चुके हैं, लेकिन वो पैसे साइड पे रखे हुए हैं और आप कर्जा लेकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। इस पर बताइए जरा। आप याद होगा हमने इस स्कैंडल को कवर किया था और सबसे पहले कवर किया था ये जो सारा GIDC स्कैंडल आया था कि तकरीबन 400 अरब रुपए के करीब हुकूमत ने कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन जिस मकसद के लिए ये वो पाइपलाइन है, जिस मकसद के लिए पैसे कलेक्ट किए गए थे उसकी मद में इस्तेमाल ही नहीं हुए। कंज्यूमर से, आवाम की जेबों से वो ले लिए गए थे, कारखानों से ले लिए गए थे और इंडस्ट्री से ले लिए गए थे, तो वो इस्तेमाल नहीं हुए थे। तो अब ये इस पर जोर दे रहे हैं कि बजाय कि उस पैसे को आप गायब कर दें, फाइनेंस के पास 321 अरब रुपए मौजूद है, वो उनसे ले लिए जाएं और हम उसको इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, बजाय इसके कि हम दोबारा आवाम से जाएं और बिलों में उनसे 10-10 रुपए 12-12 रुपए दोबारा वसूल करें। ठीक, रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए।